अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जो भी 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं उन्हें सियासत में हिस्सा लेने का हक़ नहीं होना चाहिए। उनका मज़ीद ये कहना था कि अगर रियासत ये चाहती है कि PTI सियासत में हिस्सा ले, इमरान खान साहब हिस्सा लें, तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो नून लीग का मौक़िफ़ है वो यही है कि जो भी 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कब आना है। तो उन्होंने भी मेरे मौक़िफ़ की तायद की है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब सितंबर के वस्त में आएंगे और 16 सितंबर के बाद आएंगे। और उनका मज़ीद ये कहना था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पहले भी आ सकते थे, और लेकिन जो इलेक्शन है वो फरवरी में होते दिखाई दे रहे हैं, तो इस वजह से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो प्लान है वो सितंबर के बाद होगा। अब जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि जो इलेक्शन है वो मार्च 2024 में होंगे, लेकिन जो सियासतदान हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन है वो फरवरी 2024 में होगा। चले देखते हैं कि कब होगा। अभी जो मामला है इमरान खान साहब का, वो भी बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात ला रहा है। हर आने वाला दिन इमरान खान साहब के गले में फंदा जो है वो फिक्स हो रहा है, और इमरान खान साहब की पे दर पे जो ज़मानतें हैं, जो बुरी ज़मानतें उन्होंने ली हुई थी, वो भी अब खारिज हो रही हैं। और वजह यह है कि जो इमरान खान साहब हैं, जो 3 साल उनको कैद हुई, और अब वो जो उन्होंने अबूरी ज़मानतें थोक के हिसाब से ली हुई थी, अब उनमें यके बाद दीगरे चूँकि वो हाजिर नहीं हो पा रहे, तो अदालतें जो उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्तें हैं वो खारिज कर रही हैं, और जो अबूरी ज़मानतें हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। और साथ साथ इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला है, जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो रहे हैं, तो वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, और रियासत को ये मौका फ़राहम हो रहा है कि इमरान खान साहब अगर तोशाखाना केस में उनकी ज़मानत हो जाती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो बेंच है वो उनकी ज़मानत जो है वो कर देता है, तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर किसी और केस में फंस जाएंगे। और कल का दिन इमरान खान साहब के हवाले से अच्छा नहीं था। इमरान खान साहब की 3 दरख्वास्तों में उनकी जो ज़मानत है वो खारिज हुई, और वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जो हंगामा आराई हुई थी, और इमरान खान साहब पहले तो पेश होते नहीं थे, और फिर तोशाखाना केस में जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में वो बड़ी मुश्किल से पेश हुए थे, जहां उनके ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म थी वो आयद होनी थी। और इमरान खान साहब ने बड़ी प्लानिंग के तहत जत्थों को इकट्ठा किया। उसमें जो गिलगित बल्तिस्तान के CM थे उनकी पार्टी के, वो गुंडों को लेके आए, पुलिस इस्तेमाल हुई। इसके अलावा जो गंडापुर साहब हैं, डेरा इस्माइल खान साहब से इमरान खान साहब के करीबी साथी, वो अपने गुंडों को लेके आए। तो फिर वहाँ पर इतनी हंगामा आराई हुई, इमरान खान साहब ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया वहाँ पे कि जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब की गाड़ी जा ही नहीं सकती थी। और फिर जो जज ज़फ़र इकबाल साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को बाहर से ही कह दिया कि जी चलें ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको कहा था, जज ज़फ़र इकबाल साहब को ये पैगाम भिजवाया कि जी मेरी जान को ख़तरा है, यहाँ पे एजेंसीज़ वाले लोग शाम खड़े हैं, तो वो मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं, मेरी जान चली जाएगी। तो इस तरह की इन्होंने बहाने किए। तो फिर ज़फ़र इकबाल साहब ने कहा कि ठीक है, आप हाज़िरी लगवाएं और आप चले जाएं। और जाते जाते इमरान खान साहब तोशाखाना केस की जो फ़ाइल थी वो भी साथ ले गए थे, और साइन भी नहीं किए थे उन्होंने, और फ़ाइल आज तक नहीं मिली। उसके बाद उन मामलात में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस थे, तो उनमें इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं वो खारिज हो गई। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान साहब पे 6 केसेस थे, और उन्होंने कल पेश होना था। और जज जो थे वो मोहम्मद सुहेल साहब थे, और वो इस वजह से थे कि ताहिर अब्बास सिप्रा साहब जो हैं वो छुट्टी पे थे। तो मोहम्मद सुहेल साहब ने बताया, वकला से पूछा इमरान खान साहब के कि क्या आपको मेरे ऊपर इतबार है,
اگر نہیں تو پھر ہم کیس کو ملتوی بھی کر دیتے ہیں اور سماج جو ہے وہ طاہر عباس سپرہ صاحب جو ہیں وہی اس کی سماعت کریں گے۔ تو جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب 5 اگست کے سیشن کورٹ کے جو فیصلہ تھا ہمایوں دلاور صاحب کا، اس فیصلے کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو 3 سال قید ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ تو جو عدالت ہے وہ عمران خان صاحب کو ابھی استثنا دے دے۔ تو جو جج محمد سہیل صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے تو جواب دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ جو مجرم ہے وہ جیل میں ہے، تو پھر جو ان کی ضمانتوں کی درخواستیں ہیں قبل از گرفتاری وہ خارج کی جاتی ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی 6 درخواستیں فارغ ہو گئیں، اور اب عمران خان صاحب کے پہلے 7 درخواستیں خارج ہوئی تھیں ضمانتیں ان کی، آج 9 کیسز میں ہو گئیں، اور 2 جو ہیں ان کے کیسز وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے، نیب میں جو چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کیس ہے، وہاں پہ بھی ان کی ضمانتیں جج محمد بشیر صاحب نے، جو کہ نیب کورٹ کے جج ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی فیصلوں دینے میں شامل تھے، اور ایون فیلڈ کا جو کیس تھا اس میں میاں نواز شریف صاحب کو جج محمد بشیر صاحب نے سزا سنائی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ریاست ہے وہ عمران خان صاحب کو کسی صورت معاف کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے توشہ خانہ کیس میں، اور جو درخواست دی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے کو معطل کیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جب تک یہ فیصلہ جو معطل نہیں ہوتا اور اس کی سماعتیں چلتی ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ منظور کی جائے اور انہیں اٹک جیل سے رہا کیا جائے۔ تو جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ یہ سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے میں مصروف ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی سماعت جو ہے وہ مقرر ہو چکی ہے، اور سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے عمران خان صاحب کی وہ بھی یہی جھوٹ پھیلا رہی ہے کہ جی کل جو ہے وہ سماعت مقرر ہو گئی تھی۔ کوئی سماعت مقرر نہیں ہوئی، کوئی تاریخ نہیں دی گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے صرف ایک سماعت کی ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ، اور اس میں بھی صرف یہ بتایا تھا کہ کیس جو ہے وہ جلد سماعت کے لیے مقرر ہوگا، لیکن کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے ریاست کا جو موڈ ہے وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب میکسیمم اٹک جیل میں رہیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ بھی اچھی نہیں آ رہی، اور عمران خان صاحب نے یہ کوشش کی ہے بشرا بی بی کے ذریعے پیغام دینے کی کہ مجھے کسی طرح سے باہر نکالیں اور میں باہر چلا جاتا ہوں، ملک چھوڑ دیتا ہوں، اور میں سیاست میں نہیں آؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر جائیں، اور ریاست کو تو اس قابل سمجھا ہی نہیں ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ ان پہ یقین کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے، سازشوں کی سیاست کی ہے، اور اس کے علاوہ ریاست کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ مصروف عمل رہے ہیں۔ 9 مئی کے جو واقعات کروائے ہیں وہ بھی بڑی ایک سازش تھی، آرمی چیف صاحب کو ہٹانے کی ایک سازش تھی۔ تو پھر اصل میں عمران خان صاحب کا مسئلہ یہی ہے کہ ہر دوسرا بندہ یہی کہتا ہے جو عمران خان صاحب کے قریبی بھی ہیں، وہ عمران خان صاحب کا گارنٹیئر نہیں بنتا، کیونکہ وہ یہی بات پہلی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ناقابل اعتبار آدمی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر کل ایک اہم سماعت ہوئی، وہاں پر بھی جو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں ان کی جو جان بخشی ہے وہ نہیں ہو رہی، اور وہ ایک جیل سے دوسرے جیل، دوسرے سے تیسرے جیل، اسی طرح سے ان کے چکر لگے ہوئے ہیں۔ اور شہریار آفریدی صاحب اس کی بڑی اگزامپل ہیں، اس سے پہلے علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور شہریار آفریدی صاحب کو پہلے پنڈی کی پولیس نے اریسٹ کیا تھا، پنجاب پولیس نے اریسٹ کیا تھا، اور پہلے ان پر دہشت گردی کی دفعات ان کے خلاف کیسز میں شامل کی گئی تھیں، پھر وہاں سے جو ہائی کورٹ ہے اس نے نوٹس لیا، انہوں نے ضمانت
का हुक्म दिया, तो साथ ही MPO 3 के तहत फिर डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर्स कर दिए, फिर वहाँ वो अरेस्ट हो गए, फिर दोबारा से कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, तो फिर वहाँ से ज़मानत हुई, फिर दोबारा इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ लिया। अब दोबारा से जो मामला है शहरयार आफरीदी साहब का, वो यही है कि पिंडी पुलिस से जान छूटी थी कि दोबारा से MPO 3 के तहत शहरयार आफरीदी साहब को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑर्डर्स जारी किए, और अब जो बाबर सत्तार साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने अब एक्शन लेने का फ़ैसला किया है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, और उन्हें शो काज नोटिस जारी किए हैं और कहा है कि बताएं कि आपने किस जुर्म में शहरयार आफरीदी साहब को MPO 3 के तहत गिरफ़्तार किया है। और शहरयार आफरीदी साहब की तरफ से जो वकील थे वो शेर अफजल मरवत साहब थे, और उनका कहना था कि कोई रीज़निंग नहीं बताई जा रही शहरयार आफरीदी साहब को अरेस्ट करने की, और सिर्फ पंजाब और KPK की जेलों में इन्हें चक्कर लगवाए जा रहे हैं। और जो बाबर सत्तार साहब हैं, उन्होंने यही बात फिर पूछी अदालत में कि कोई ऐसी जगह रह तो नहीं गई जहां MPO 3 का आपने इस्तेमाल ना किया हो, और उन्होंने पिछले 3 महीने के MPO 3 के जितने भी रिकॉर्ड था वो मंगवा लिया है अदालत में, और कहा है कि आप जो शो का नोटिस जारी किया गया है कि बताएं कि क्यों गिरफ़्तार किया गया है, और आपको रीज़निंग बतानी पड़ेगी कि आपने किस कानून के तहत शहरयार आफरीदी साहब को गिरफ़्तार किया। और साथ ही ये भी कहा है कि अडियाला जेल से शहरयार आफरीदी को मेरे सामने पेश किया जाए, और जो शानदाना गुलजार साहिबा हैं PTI की, उन्हें भी पेश किया जाए, उन्हें भी अरेस्ट किया हुआ है। तो आने वाले जो दिन हैं वो हो सकता है कि हंगामा खेज़ हों मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के लिए या PTI के लिए कोई खुशखबरी उनके मुताबिक हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शहरयार आफरीदी साहब को रिलीज़ किया जाएगा या शानदाना गुलजार साहिबा को रिहा किया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि जी सिर्फ बलूचिस्तान रह गया था और सिंध रह गया है, वरना शहरयार आफरीदी साहब को हर जगह की सैर करवाई गई है, चक्कर लगवाया गया है। तो लगता है कि रियासत ने शेर अफजल मरवत साहब की ये बात सुन ली थी, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के जो भांजा साहब हैं हसन खान न्याजी साहब, उनको कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया, और हसन खान न्याजी साहब पर भी बहुत सख्त मुकदमात हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में नहीं लगता कि उनकी जो जान बख्शी है वो हो सकती है। और जिस तरह से वो कोर कमांडर लाहौर की जो पैंट थी उसको हवा में लहराते हुए पाए गए थे, मजमे में उन्होंने वो लहराई थी, उसकी वेस्ट बताई थी, और जो कोर कमांडर लाहौर हैं उन्हें भी इसके खासे भयानक नताइज भुगतने पड़े हैं, जॉब उनकी चली गई। और जो हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी यही एक सवाल लाहौर के कोर कमांडर सलमान गनी साहब से पूछा था कि जब ये 9 मई के वाक़यात हुए और जब PTI के जो ये गुंडे थे सब लोग, इन्होंने जब कोर कमांडर लाहौर पे आपकी रिहाइशगाह पर हमला किया तो आप उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? अगर आप अपना यूनिफॉर्म नहीं बचा सकते, उसके तकद्दुस को पामाल होने से नहीं बचा सकते, तो फिर आप कैसे मुल्क की क्या अपने घर की आप हिफाजत नहीं कर सके तो कैसे आप ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं? और ये जो सलमान गनी साहब हैं साबिक कोर कमांडर लाहौर, और जो चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब हैं, इनके आपस में मैंने पहले भी बताया था कि ख़ासे करीबी मरासिम हैं। और जो चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब हैं, उनकी जो मामूज़ात बहन है वो सलमान गनी साहब की मिसिज़ हैं, और अब एक और करीबी रिश्ता इनके माबैन होने जा रहा है कि जो बंदियाल साहब की बहन की बेटी हैं, उनकी शादी सलमान गनी साहब के बेटे से होनी है। तो ये सारी जो है ये रिश्तेदारी है, और चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब ने ख़ासी कोशिश की है सलमान गनी साहब को साबिक कोर कमांडर लाहौर को बचाने की, इमरान खान साहब को बचाने की, लेकिन वो उन्हें
بچا نہیں پائے۔ ایک زمانے میں محسوس ہوتا تھا کہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ شاید عمران خان صاحب کو بچا پائیں گے یا پنجاب میں الیکشن کروا پائیں گے، لیکن ان کی یہ جو خام خیالی تھی یہ اس وقت ریزہ ریزہ ہو گئی جب ریاست نے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی یا کسی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی بات پر عمل نہیں کیا، حکم پر عمل نہیں کیا، اور پنجاب میں الیکشن کا بس ایک تحریری فیصلہ جاری تو ہو گیا، وقت کا ضیاع تو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں 14 مئی کے الیکشن نہیں ہوئے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا جس حکم پہ، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا، جو عمران خان صاحب کے وکلا کو انہوں نے کہا تھا کہ میں انتظامیہ کو حکم دوں گا، فیصلہ دوں گا، آپ کو ریلیف دوں گا کہ آپ کی بھی جو ملاقات ہے جیل کے رولز کے مطابق، جو ورکنگ ڈیز ہیں 8 سے 2 بجے تک، ان میں آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی جائے اور عمران خان صاحب کو جو بیسک سہولیات ہیں، جو ان کا رائٹ ہے، وہ انہیں دی جائیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ جمعے کو عمران خان صاحب کے جو وکلا تھے وہ پیش ہوئے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے، تو اس دن تو شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ چلیں آج ہم نہیں جاتے، آج دیر ہو جائے گی، کیونکہ آرڈر نہیں آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو آرڈر آتے آتے بھی شام ہو جائے گی، تو اسی وجہ سے پھر ہم کل چلے جائیں گے۔ تو جب سیٹرڈے آیا تو وہ بھی شام کو انہوں نے آرڈر جاری کیا، تو اس دن بھی ملاقات نہیں ہو سکی، پھر سنڈے آ گیا، پھر 14 اگست آ گئی اور ٹیوزڈے آ گیا۔ تو کل بشرا بی بی پیش ہوئی تھیں اور ان کی جو ملاقات ہے وہ صرف عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں کروائی گئی، اور اس سے پہلے وہ عدالتوں میں بھی پیش ہوتی رہیں، اور جج محمد سہیل صاحب کی عدالت میں وہ پیش ہوئی تھیں، اور انہیں آخری وارننگ دی گئی کہ وہ کیسز میں پیش ہوں، اور جو ان کی انکوائری ہو رہی ہے، جو تفتیش چل رہی ہے، وہ اس میں شامل تفتیش ہوں۔ اور پھر انہیں بتایا گیا جج محمد سہیل صاحب کو کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ اب شامل تفتیش ہونے جا رہی ہیں کیسز میں۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں ان کو تو ملاقات کی اجازت نہیں ملی اٹک جیل میں، اور کہا گیا کہ یہ سیکیورٹی خدشات ہیں جس کی وجہ سے ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ بقول عمران خان صاحب کے وکلا کے نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو لیگل ٹیم کے ان کے ترجمان بھی ہیں، تو بشرا بی بی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ 2 گھنٹے ملاقات کی اجازت ملی، اور عمران خان صاحب کو C کلاس ملی ہوئی ہے، واش روم اوپن ہے، کمرے میں ہی ہے مطلب، اور جیل کا کھانا دیا جاتا ہے، گھر سے پکا کر نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو یہ جو مشکلات ہیں یہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے خود ہی پیدا کی ہیں۔ عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے، جو شام کو ولاگس کرتے تھے، کہ مجھے سلو پوائزننگ دی جا سکتی ہے، میری جان کو خطرہ ہے، تو اسی دھمکیوں کی وجہ سے یہ جو زبان تو عمران خان صاحب کی رکتی نہیں تھی، نان سٹاپ یہ بولتے تھے، اور جب بھی بولتے تھے بے معنی بولتے تھے۔ تو اب ریاست اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے اب جو اٹک جیل کا باورچی ہے وہی ان کے لیے اسپیشل کھانا بناتا ہے۔ اور اب ریاست جو ہے یہ جواز پیش کرتی ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ بات پوچھتے ہیں کہ انہیں باہر سے کھانا لانے کی کیوں اجازت نہیں ہے، مطلب گھر سے وہ کھانا کیوں نہیں لا سکتے، تو انہیں یہی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو چونکہ پوائزننگ دیے جانے کا خطرہ ہے، اور عمران خان صاحب خود یہ بات کہہ چکے ہیں، اور سیکیورٹی خدشات ہیں، اس لیے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی باتیں عمران خان صاحب کہتے تھے۔ تو اصل میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب کا اپنا کیا دھرا ہے۔ تو یہ جو مشکلات ہیں عمران خان صاحب کی وہ کسی صورت کم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے کیئر ٹیکر پی ایم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے حوالے سے بھی یہ جو ان کی اسٹریٹجی سامنے آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ انہوں نے جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہی کی جو ٹیم تھی، بنائی گئی ٹیم تھی، اسی کو ہی
अपनाने का फ़ैसला किया है और उन अफसरान को रिटेन कर लिया है, जिनमें डॉक्टर तौकीर शाह साहब हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्हीं को ही बरकरार रखा है। और ये डॉक्टर तौकीर शाह साहब गालिबन अक्टूबर में जो एग्जेक्टिव ग्रुप है उसको ये ज्वाइन करेंगे वर्ल्ड बैंक के, तो उस वक्त तक ये अनवारुल हक काकड़ साहब के ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे। इसके अलावा ताजदीद साहब हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उन्हें भी बरकरार रखा है केयर टेकर पीएम अनवारुल हक काकड़ साहब ने। इसके अलावा एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं मुहिब अली साहब, उनको भी बरकरार रखा है। आहद चीमा साहब जो शहबाज शरीफ साहब के ख़ास थे, उन्हें भी अब जो केयर टेकर काबीना होगी उसमें उनको वजारत मिलने का इम्कान है। इसके अलावा जो सुल्तान साहब हैं, सुल्तान अलाना साहब, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो वफाकी वज़ीर ख़जाना हो सकते हैं। सुल्तान अली अलाना साहब जो हैं वो माजी में हबीब बैंक के सदर भी रहे हैं, और सुल्तान साहब जो हैं उनके हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने में नहायत अहम किरदार अदा किया है। सुल्तान अलाना साहब ने अपने कैरियर का आगाज़ 1985 में किया था। उन्होंने 2 बैंकों को ज्वाइन किया, पहले सिटी बैंक को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर 2004 में वो हबीब बैंक के सदर मुंतखब हुए थे। तो एक अच्छे खासा उनका भारी भरकम पोर्टफोलियो है, और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो वफाकी वज़ीर ख़जाना हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं, और लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सी बात है और हैरानकुन बात है कि जब भी या तो केयर टेकर पीएम के नाम जब सर्कुलेट करते हैं, और या फिर केयर टेकर CM के नाम सर्कुलेट करते हैं, या काबीना के नाम सर्कुलेट करते हैं, तो हामिद मीर साहब का नाम ज़रूर फ्लोट करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हामिद मीर साहब को कुछ बनाए जाने का इम्कान है, और जिस तरह से हामिद मीर साहब सहाफ़त कर रहे हैं, तो सियासतदानों को तो ये सहाफ़त वैसे भी पसंद नहीं आएगी, और जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद ट्विटर पर हो रही है। और इसके अलावा कल एहसन इकबाल साहब की तौहीन अदालत के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई, और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उसकी समाअत की। और ये जो दरख्वास्त थी ये महमूद अकबर नकवी साहब हैं, उनकी तरफ से 2018 में दायर की गई थी, और एहसन इकबाल साहब उस वक्त वज़ारत दाखिला थे, और उन्होंने ये बात की थी कि अगर जजेस की और जर्नैलों की इज़्ज़त है तो फिर मेरी भी इज़्ज़त है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सिर्फ जर्नैलों की इज़्ज़त है या जजेस की इज़्ज़त है तो फिर मेरी इज़्ज़त नहीं है। तो जो समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने महमूद अख्तर साहब को कहा है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ध्यान इस तरफ दिलाया है, लेकिन आप ये बात भी जहन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से जो ऑब्ज़र्वेशन है वो मौजूद है कि जो तौहीन अदालत का मामला है वो एक फ़रीक और सुप्रीम कोर्ट के माबैन होता है जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई होती है। तो ये जो दरख्वास्त है इसको हम फ़ारिग करते हैं, और जो एहसन इकबाल साहब हैं वो दानिश्वर इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, और हम उनकी बहुत कदर करते हैं। महमूद अख्तर साहब ने कुछ बोलना चाहा, तकरीर करनी चाहिए, जिस पे जो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब हैं उनका मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ और फिर उन्हें बिठा दिया गया, और जो दरख्वास्त है वो फ़ारिग हो गई है, और जो एहसन इकबाल साहब हैं उनकी भी जान बख्शी हो गई। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने नैब तरामीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, और उसकी अब दोबारा से जो समाअत है वो 18 अगस्त को होगी। इससे पहले इस केस की 47 समाअतें हुई थीं, और गालिबन 16 मई को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की तरफ से ये कहा गया था कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। तो उसके बाद तो फिर फ़ैसला सुनाया ही जाना था, और जो समाअत हुई थी, जो 47 समाअतें हुई थी, उसमें आखिर में जो फ़रीक़ैन थे उनको कहा गया था कि आप इन सवालात के जवाबात दे दें और हमें जमा करवा दें रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद फिर समाअत नहीं हुई थी, और जब अब जो समाअत होगी 18 अगस्त को, तो अब ये महसूस होता है कि कोई फ़ैसला वगैरह नहीं सुनाया जाना, बल्कि अभी समाअत गालिबन आगे चलेगी।
तो जनाब आइंदा आने वाला जो वक्त है वो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त होगा, और ये जो केयर टेकर PM आए हैं इन्हीं के इरादों से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और जो पुरानी टीम है वही काम कर रही है, और क्यों नहीं हटाया गया ये आप अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस तरीके से जो एहतसाब का अमल चल रहा है उनमें से भी किसी भी शख्सियत को नहीं हटाया गया तो आगे चलकर मज़ीद जो इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं वो गिरफ़्तार होंगे, जो छुपे हुए हैं वो भी गिरफ़्तार होंगे। तो हसन नियाज़ी साहब इसकी पहली एग्जाम्पल हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो हमाद अज़हर साहब हैं या फ़ारूक हबीब साहब हैं जो सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं, तो यकीनी तौर पर उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।